रोशनीपुर गांव के किनारे पर सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुनीता और छोटी बेटी गुड़िया के साथ बड़े मुश्किल से जीवन बसर करता था। उनका घर केवल कच्ची मिट्टी की दीवारों और सूखी घास की छत से बना एक जर्जर ढांचा था। लेकिन इस साल बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही सुरेश के दिल में एक गहरा डर बैठ गया था। उसे पता था कि एक बार बारिश शुरू हुई तो यह कच्चा घर एक भी तेज बौछार झेल नहीं पाएगा। सुनीता, सुनो मेरी बात। मुझे लगता है कि बारिश बस दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है, जैसे किसी बड़े अनहोनी का एहसास हो रहा हो। पिछली रात जब हवा चली थी तो मुझे लगा कि छत की घास हिलकर गिर जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है सुनीता। मुझे बस यही चिंता खाए जा रही है कि कहीं इस बार भी अगर हमारा घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे। सच कहूं तो हम रास्ते पर आ जाएंगे, और इस मौसम में बिना छत के रहना मौत से कम नहीं है। ये सोचकर ही मेरे पैर कांप रहे हैं। आपकी चिंता जायज है जी, और डर तो मुझे भी लग रहा है। जब मैं रात को छत की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये घास की छत नहीं बल्कि कागज की बनी है, जो कभी भी फट सकती है। पर अब इस पल हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम ईंट और सीमेंट की छत बनवा लें। आप खुद को थोड़ा शांत रखिए, इतनी हताश मत होइए। शायद किस्मत इस बार हमारे साथ मेहरबानी करे और बारिश हल्की हो। हमें सकारात्मक सोचना होगा। हाँ पिताजी, चिंता करने से तो समस्या हल नहीं होगी। आप क्यों नहीं एक बार और सरपंच जी से बात करके देखते? मुझे याद है पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो सरकारी योजना के तहत हमारी मदद करेंगे। शायद सरपंच बलदेव जी को याद न रहा हो, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं। अगर हम उन्हें फिर से याद दिलाएं तो शायद वो हमारी बात सुन लें और हमारी मदद जल्दी हो जाए। आप तो इतने अच्छे हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? बेटी, तुम्हारी बात सही है, पर तुम इन राजनीति वाले लोगों को नहीं जानती। मैंने सरपंच बलदेव जी से बात की थी और उन्होंने मुझे झूठा आश्वासन दिया था कि वो मेरे घर पर लोहे की चादर डलवा देंगे और छत को पक्की करवा देंगे, ताकि पानी की एक बूंद भी अंदर ना आ सके। लेकिन पूरे 1 साल से ऊपर हो गया और वो काम तो अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है वो सरपंच सिर्फ अपने वोटों के लिए वादे करते हैं। गरीबों की मदद उनके एजेंडे में नहीं होती। मुझे तो यही लगता है कि भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। नहीं, आप ऐसे हार मत मानिए। अगर भगवान ने हमें ये समस्या दी है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। आप आज ही जाइए, देर मत कीजिए। बारिश किसी भी पल तेज हो सकती है। आप सरपंच बलदेव के घर जाइए और उनसे सख्त लहजे में कहिए कि उन्हें अपना वादा पूरा करना होगा। उन्हें याद दिलाइए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। आपको आज ही ये काम करना चाहिए। मैं यहाँ गुड़िया के साथ घर को संभालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है सुनीता, तुम्हारी बात सही है। हार मानकर बैठना कायरता है। मैं अभी जाकर सरपंच बलदेव से बात करता हूँ। इस बार मैं उनसे कोई घुमावदार जवाब नहीं लूंगा। मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि मेरा घर गिरने के कगार पर है। मैं उनसे पूरा हिसाब लूंगा। अगर वो मदद नहीं कर सकते तो उन्हें साफ साफ मना करना होगा। मैं तुरंत जाता हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। सुरेश अपने दिल में डर और उम्मीद का मिश्रण लिए हुए सरपंच बलदेव के आलीशान पक्के घर की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि ये अमीर और सत्ताधारी लोगों के दरवाजे पर भीख मांगने जैसा ही था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। सुरेश गांव के बीचों बीच स्थित सरपंच बलदेव के विशाल और पक्के मकान के दरवाजे पर पहुंचता है। बाहर से ही सरपंच की खुशहाली और ऐशो आराम साफ झलक रहा था, जो सुरेश की गरीबी और बेबसी के विपरीत था। सरपंच जी, इस गरीब की विनती सुन लीजिए। मैं पिछले 1 साल से आपके आश्वासन पर जी रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं बचा है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मैं सब खतरे में हैं। बारिश शुरू होने वाली है और मेरा कच्चा घर कभी भी गिर सकता है। आप गांव के मुखिया हैं, न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। मुझे बताइए, मेरा क्या होगा? अरे आओ आओ सुरेश, जरा बैठो। तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मुझे याद है तुमने छत की बात कही थी, लेकिन देखो सुरेश, तुम भी तो समझो।
मेरे पास कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, पूरे गांव का देखभाल करना, सरकारी योजनाओं का काम देखना, इतने दस्तावेज होते हैं कि याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। ये सारा काम मुझ अकेले पर है। मैंने तुम्हें कहा तो था, लेकिन तुमने मुझे दोबारा याद क्यों नहीं दिलाया? अब मैं किस किस की समस्या याद रखूंगा ये बताओ, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन सरपंच जी, समस्या का निदान करना तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी है ना। मैं एक सामान्य किसान हूं, मैं बार बार आपके दफ्तर के चक्कर कैसे लगा सकता हूं? मुझे तो अपने खेतों में पसीना बहाना पड़ता है ताकि मेरे परिवार का पेट भर सके। मुझे लगा था कि आपने एक बार वादा कर दिया तो आप उसे पूरा करेंगे। मैं आपसे बस यही पूछने आया हूं कि आप मेरी छत बनवा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब रोना धोना बंद करो। मैं समझ गया तुम्हारी मजबूरी। अगर तुम पहले याद दिलाते तो अब तक काम हो चुका होता। खैर, जो हो गया सो हो गया। मैं कुछ करता हूं, चिंता मत करो। गांव वालों की सेवा करना ही मेरा धर्म है, वरना मुझे इस पद से क्या फायदा। मैं अपने खास दोस्त महाजन गिरधारी जी से बात करता हूं। वो गांव के धनी हैं और शायद तुम्हारी मदद कर सके। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर बताऊंगा। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। बस मेरी आपसे यही विनती है कि जो भी निर्णय हो वो जल्दी हो, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। सुरेश निराश मन से सरपंच के घर से निकल जाता है। वो मन ही मन सरपंच के झूठे आश्वासनों पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसकी बेबसी उसे चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। उसे पता था कि सरपंच बस समय बर्बाद कर रहा है। क्या भाई सरपंच, क्या बड़बड़ा रहा था वो गरीब? मैंने उसे बाहर से जाते देखा। वो सुरेश ही था ना? लगता है उसकी बारिश वाली चिंता फिर से शुरू हो गई है। तुम उसे क्या आश्वासन देके भेज रहे हो? मुझे तो लगा तुम उसे सीधे सीधे मना कर दोगे। हाँ, वो सुरेश था। अब तुम भी मुझे ताने मारोगे क्या? मैं यहाँ गरीबों के आंसू पोंछने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ अपना फायदा देखने के लिए बैठा हूँ। वो कब से अपनी छत का रोना रो रहा था। मैंने उसे टाल दिया है, कहा है कि सोच कर बताऊंगा। लेकिन सच पूछो तो मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो मैं इन कंगालों पर लुटाता फिरूं। हाँ, अगर इसमें हमारा कोई फायदा होता तो बात अलग थी। अरे फायदा क्यों नहीं होगा? मैंने तो पहले ही सोच रखा था। तुम तो जानते ही हो, फायदे का सौदा मैं कभी नहीं छोड़ता। और सुरेश की समस्या हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। उसकी जमीन याद है तुम्हें? वो गांव में सबसे अच्छी जगह पर है, जहां से शहर का मुख्य रास्ता मेन रोड गुजरता है। वो जमीन सोने जैसी है। तुम उसे छत बनाने के लिए हाँ कह दो और बदले में उससे कहो कि वो अपनी जमीन हमें दे दे। हम उसकी जमीन बेचकर बड़ा मुनाफा कमाएंगे। छत बनवाने का खर्च तो उस मुनाफे के आगे कुछ भी नहीं होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो, जमीन लाजवाब है, लेकिन क्या सुरेश इतनी आसानी से मान जाएगा? उसकी आंखों में घर खोने का डर था, पर जमीन उसके जीवन का सहारा है। अगर वो हमें विरोध करेगा तो गांव वाले हम पर शक करेंगे। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा गिरधारी। हम सीधे सीधे उससे जमीन नहीं ले सकते। क्या कोई और तरीका है? अरे सरपंच जी, आप भोले क्यों बन रहे हैं? उसका डर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम उससे कहेंगे कि हम उसकी जमीन बेचकर ही उसे छत बनवाएंगे, क्योंकि हमारे पास नकद पैसा नहीं है। और जब जमीन हमारे कब्जे में आ जाएगी तब हमें छत बनवाने की क्या जरूरत? हम उसे कोई भी बहाना बनाकर टाल देंगे, कह देंगे कि खरीदार भाग गया या पैसा बाजार में डूब गया। और अगर गांव वालों ने पूछा भी तो हम मिलकर कह देंगे कि सुरेश ने हमसे पैसे लिए और उड़ा दिए। गांव वाले हम पर विश्वास करेंगे, उस गरीब पर नहीं। वाह गिरधारी, तुम्हारी योजना हमेशा की तरह गजब की होती है। तुम सच में दिमाग वाले हो। तो ठीक है, कल हम दोनों मिलकर उसके घर जाएंगे। हमें उसकी मजबूरी का फायदा उठाना है और उसकी कीमती जमीन हर हाल में हथियानी है। अगली सुबह सरपंच बलदेव और महाजन गिरधारी दोनों सुरेश के घर पहुंच गए। उनके चेहरे पर बनावटी चिंता और भीतर छिपी लालच साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि बारिश शुरू होने से पहले सुरेश की मजबूरी चरम पर होगी और यही उनके षड्यंत्र को सफल बनाने का सही समय था।
अरे सुरेश, देखो मैंने तुम्हारी समस्या पर रात भर विचार किया। हमने और गिरधारी जी ने मिलकर एक योजना बनाई है जो तुम्हारी छत की चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अब तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अब हम तुम्हें आखिरी समाधान देने आए हैं। सरपंच जी, आप दोनों अंदर आइए। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी बात को गंभीरता से लिया। बताइए, क्या समाधान निकाला आपने? मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, बस मेरा परिवार सुरक्षित हो जाए। देखो सुरेश, बात सीधी है। सरपंच जी के पास या मेरे पास इतना नगद कैश पैसा नहीं है कि हम तुम्हें लोहे की चादर वाली पक्की छत अभी बनवा दें। लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारी जमीन की कीमत बहुत अच्छी है, इसलिए हम तुम्हें यह मौका देते हैं कि तुम अपनी वो जमीन जो गांव के बाहर की तरफ है हमें बेच दो। हम उस जमीन को बेचकर जो मुनाफा होगा उससे तुम्हारी छत बनवा देंगे और जब पैसे बचेंगे वो भी तुम्हें दे देंगे। यही तुम्हारे पास एकमात्र रास्ता है सुरेश। सोच लो, घर बचाओगे या ये जमीन? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी जमीन ही तो मेरे और मेरे परिवार के पेट पालने का जरिया है। अगर मैं आपको अपनी खेती की जमीन दे दूंगा तो छत तो बन जाएगी, लेकिन उस छत के नीचे हम लोग भूखे मर जाएंगे। आप मेरी मेहनत और जीवन का सौदा कर रहे हैं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? कोई कर्ज या सरकारी लोन? लोन? अरे सुरेश, लोन चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? ये सब व्यावहारिक बात है। हम तुम्हारी मर्जी नहीं बदल रहे, हम तो बस तुम्हारी समस्या का तुरंत हल दे रहे हैं। अब तुम सोच लो, बारिश किसी भी पल शुरू हो सकती है। अगर तुम्हारा घर गिर गया तो तुम्हारी बेटी और पत्नी कहां जाएंगी? सोचकर जल्दी बताना। मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं सुनीता और गुड़िया से बात करके आपको निर्णय बताता हूं। ठीक है सुरेश, लेकिन देर मत करना। हमारा समय बहुत कीमती है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, और फिर ये मत कहना कि हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। सरपंच और महाजन के जाते ही सुरेश उलझन में डूब गया। तभी उसकी किस्मत ने जैसे निर्णय ले लिया हो। मूसलाधार बारिश अचानक शुरू हो गई। ये बारिश इतनी तेज थी कि कच्चे घर में पानी तेजी से अंदर आने लगा। पिताजी, माँ, मुझे डर लग रहा है। देखिए, पानी अंदर आ रहा है। ये दीवार गिर जाएगी, हम मर जाएंगे। भगवान हमें बचाओ। मैं अब कहाँ बैठूं? पिताजी, अब जल्दी कुछ कीजिए, हमारा घर टूट रहा है। सुरेश, अब सोचने का समय नहीं है, तुम्हें जाना होगा। देखो, छत से पानी झरना बनकर गिर रहा है और पीछे की दीवार गलकर झुक गई है। अगर ये दीवार गिरी तो पूरा घर गिर जाएगा। जमीन दोबारा मिल सकती है पर जान नहीं। जाओ, अभी जाओ और सरपंच से कहो कि हम तैयार हैं। जमीन बेच दो। हमें बस ये रात सुरक्षित काटनी है और इस घर से बाहर निकलना है। यही एकमात्र रास्ता बचा है। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। जमीन बेचकर ही शायद हम जिंदा बच पाएंगे। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सुरक्षा नहीं दे पाया। मैं अभी जाता हूँ। तुम दोनों कोने में बैठो जहां पानी कम आ रहा है। हे भगवान, बस इस रात को बचा लेना। मैं हार गया। सुरेश बारिश में भीगता हुआ सरपंच बलदेव के घर पहुंचा। वो हाँफ रहा था और उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। उसने अपने जीवन की जमा पूंजी बेचने का निर्णय ले लिया था। सरपंच जी, महाजन जी, मैं तैयार हूँ। मेरी जमीन ले लीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपना घर बनवा सकूं और अपने परिवार को बचा सकूं। मेरा घर गिरने वाला है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आप मेरी मदद कीजिए। अरे सुरेश, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? देखो, हमने कहा था कि हम खरीदार ढूंढेंगे। हम तुम्हें झट से पैसा नहीं दे सकते। पहले हमें जमीन का सौदा करना होगा। हम आज ही तुम्हारे नाम के कागजात तैयार करवाते हैं। जैसे ही खरीदार हमें पैसे देगा, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। उससे पहले हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। सरपंच जी,
क्या आप मुझे थोड़े पैसे अग्रिम एडवांस नहीं दे सकते? मेरा घर सचमुच टूट रहा है। विश्वास कीजिए, मैं कसम खाता हूँ कि जैसे ही आप मुझे जमीन के बाकी पैसे देंगे, मैं आपका अग्रिम लौटा दूंगा। मेरी बेटी और पत्नी खतरे में है। नहीं सुरेश, हम जोखिम नहीं ले सकते। अगर जमीन का सौदा नहीं हुआ तो कौन हमारा पैसा लौटाएगा? तुम कागजात तैयार करवाओ और हमें सौंप दो। हम जितनी जल्दी हो सका खरीदार ढूंढेंगे। अब तुम जाओ और घर वालों को संभालो, समय बर्बाद मत करो, हमें काम करने दो। सुरेश के जाते ही महाजन गिरधारी और सरपंच बलदेव ने राहत की सांस ली। महाजन गिरधारी ने तुरंत सरपंच को पैसों से भरा एक थैला थमाया। जमीन का सौदा पहले ही हो चुका था और वो भी बाजार मूल्य से 5 गुना ज्यादा दाम पर। शिकार फंस गया। मैंने कहा था ना सरपंच जी, खरीदार तैयार बैठा था। ये लीजिए मुनाफे का पहला हिस्सा। अब वो गरीब हमारे जाल में फंस चुका है। उसे एक पैसा देने की क्या जरूरत है? उसकी छत गिरे या घर, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम सही कहते हो गिरधारी, हम उसे टालते रहेंगे। कौन हमारे ऊपर सवाल उठाएगा? अब गांव में हमारी मर्जी चलेगी। उधर सुरेश अपने परिवार के पास लौट आता है, लेकिन घर की हालात और भी बदतर हो चुकी थी। तभी उसका पड़ोसी और गहरा दोस्त रमेश उसके पास आता है, जिसने सरपंच के घर के पास महाजन गिरधारी को पैसे के साथ जाते हुए देखा था। सुरेश, तुम्हारी ये हालत क्यों है? मैं सुन रहा हूँ कि तुमने अपनी जमीन सरपंच और महाजन को बेच दी। क्या ये सच है? और अगर हाँ, तो पैसे कहाँ हैं? मैंने अभी अभी महाजन गिरधारी को सरपंच के घर से पैसों से भरा एक थैला लेकर जाते देखा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है दोस्त। हाँ रमेश, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही खरीदार ढूंढकर मुझे पैसे देंगे। मुझे उन पर भरोसा करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करता तो हम सब मारे जाते। लेकिन हाँ, मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। ये बारिश रुक नहीं रही और मेरी छत किसी भी पल गिर सकती है। नहीं सुरेश, मुझे शक है। उन दोनों पर भरोसा करना खतरा है। तुम सुनीता भाभी और गुड़िया को लेकर अभी मेरे घर चलो। तुम्हारा ये घर गिरने वाला है। मैं तुरंत गांव में जाकर पता लगाता हूँ कि क्या जमीन सच में बिक गई है या ये सब उनका झूठ है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रहने दूंगा। सुरेश ने रमेश की बात मानी। उसने सुनीता और गुड़िया को रमेश के पक्के घर में सुरक्षित पहुंचाया। रमेश ने उन्हें आराम करने को कहा। रमेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समय पर नहीं आते तो हम डूब जाते। लेकिन सावधान रहिएगा, सरपंच और महाजन बहुत खतरनाक लोग हैं। कहीं आप पर कोई मुसीबत ना आ जाए। आप चिंता मत कीजिए सुनीता भाभी, मैं जानता हूं कि वे कैसे लोग हैं। पर अब बात सिर्फ सुरेश की छत की नहीं, बल्कि गांव की ईमानदारी की है। मैं पता लगाता हूं कि जमीन कहां बिकी, किसे बिकी और पैसे कहां हैं। अगर उन्होंने धोखा दिया है तो उन्हें सजा मिलेगी। रमेश सीधे सुरेश की जमीन के आसपास काम कर रहे किसानों से मिला। रमेश ने उनसे गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेकर पूछताछ शुरू की और उसे जल्द ही सच पता चला। उन किसानों ने बताया कि महाजन गिरधारी आज सुबह ही शहर के एक बड़े व्यापारी के साथ वहां आया था। जमीन का सौदा पहले ही हो चुका था और वो भी बाजार में चल रही कीमत से 5 गुना ज्यादा दाम पर। उन्होंने झूठा नाटक किया था कि उन्हें खरीदार ढूंढना है। इसका मतलब ये है कि सुरेश की जमीन बिक चुकी है और पैसे सीधे सरपंच और महाजन की जेब में गए हैं और उन्होंने जानबूझकर सुरेश को बेघर होने के लिए छोड़ दिया। ये सिर्फ धोखा नहीं, ये घिनौना अपराध है। सुरेश, उठो। तुमने मुखिया और महाजन पर भरोसा करके जमीन के कागजात दे दिया और उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारी जमीन कब की बिक चुकी है और अभी तक उन्होंने तुम्हारा घर नहीं बनवाया। तुम्हारी जमीन के महाजन को 5 गुना ज्यादा पैसा मिला है। वे तुम्हें झूठ बोल रहे थे ताकि तुम बेघर हो जाओ। ये जानकर मेरे खून में आग लग गई है। वे तुम्हारे दुख का फायदा उठा रहे थे। हमें तुरंत कुछ करना होगा, इससे पहले कि वे पैसा लेकर भाग जाएं। क्या सच में उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया?
मैं बेघर हो गया और उन्होंने मेरी जमीन ले ली और मेरा घर भी नहीं बनवाए। इतना बड़ा धोखा, मैं अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उन दोनों शैतानों को सबक सिखाऊंगा। मेरी मेहनत की जमीन, मेरे पास जीवन का गुजारा करने के लिए एकमात्र सहारा मेरी जमीन ही तो थी। नहीं सुरेश, अकेले जाकर गलती मत करो। वो दोनों राक्षस हैं। हमें पूरे गांव को इकट्ठा करना होगा। उनकी ताकत उनका पैसा है और हमारी ताकत है एकता। तुम सुनीता भाभी को साथ लेकर जाओ और मैं पीछे से पूरे गांव को इकट्ठा करूंगा। सरपंच के घर के बाहर खिड़की से सारा दृश्य गांव वालों को दिखाऊंगा। गांव वालों के सामने ही सरपंच बलदेव और महाजन गिरधारी की पोल खुलेगी। रमेश की योजना के अनुसार सुरेश सुनीता के साथ सरपंच बलदेव के घर पहुंचता है। कुछ ही क्षणों में रमेश के बुलावे पर पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। सरपंच बलदेव, महाजन गिरधारी, अब छिपाना बंद करो और बाहर निकलो। तुम दोनों ने मेरे साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया था और तुमने मेरी मजबूरी को एक व्यापार बना दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें गांव का मुखिया माना, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे और मेरे मासूम परिवार को बेघर कर दिया। क्या यही तुम्हारी मानवता है? मेरे घर में पानी टपक रहा था, मेरी बेटी डर के मारे रो रही थी और तुम दोनों 5 गुना मुनाफा लेकर खुशी मना रहे थे। मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं, हैं? हाँ सुरेश, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अन्याय की बात कहां से आ गई? ये सब रमेश की गलतफहमी है। वो तुम्हें भड़का रहा है क्योंकि उसे मुझसे दुश्मनी है। झूठ मत बोलो। मुझे पता है मेरी जमीन बिक चुकी है, वो भी 5 गुना ज्यादा दाम में, जिससे आप दोनों ने बड़ा फायदा कमाया है। मेरी आंखों के सामने मेरी रोजी रोटी छीन ली गई, लेकिन आप लोग जानबूझकर मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। आपने मेरी जमीन भी हथिया ली और मेरी मदद भी नहीं की। मेरा कच्चा घर कल रात गिर गया और मैं बेघर हो चुका हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? तुम दोनों ईमानदार होने का ढोंग करते रहे, जबकि तुम्हारे अंदर बस काला धन कमाने की लालच थी। अरे अच्छा, तो तेरे सामने सच्चाई आ गई। हाँ, हमने ऐसा ही किया है जैसा तुझे पता चला है। अब तू क्या कर लेगा? तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? गांव वाले हमें भगवान मानते हैं, वे तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। हाँ, मैं जाकर गांव वालों को सब सच बता दूंगा। मैं कह दूंगा कि आपने मुझसे मेरी जमीन हथियाई है और मुझे बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। आपका सारा षड्यंत्र मैं गांव वालों के सामने रख दूंगा। उन्हें बता दूंगा कि आप दोनों कितने नीच हो। तुझे लगता है तू कहेगा और गांव वाले मान लेंगे? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। हाँ, गांव वाले सिर्फ मेरी बात मानेंगे और मैं उन्हें बता दूंगा कि हम तुझे पैसे दे चुके हैं और तूने पैसे उड़ा दिए और अपना घर नहीं बनवाया, इसलिए तू बेघर हो गया है। हमारी पोल खोलने चला है। हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, तेरी जबान काट देंगे, फिर लंगड़ा लूला होकर गांव में भीख मांगेगा। हमसे मत उलझ और यहां से चला जा। ये गांव और ये कानून हमारे जूते की नोक पर है। तुम पापी दुष्ट राक्षस हो, कैसी बातें कर रहे हो? हमारा परिवार इस गांव में इज्जत से रहता आया है। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे। हमसे बदतमीजी मत कर और निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सारा नाटक बंद करो। आखिरकार तुम दोनों का असली रूप सामने आ ही गया। प्यार मोहब्बत का जो तुम नाटक करते हो और गांव वालों की मदद करने का जो झूठा नाटक करते हो, उसकी पोल खुल गई। सरपंच बलदेव, महाजन गिरधारी, तुम दोनों ने इस गांव को धोखा दिया है। ये तुम्हारा असली चेहरा देखने आए हैं और तुम्हें सबक सिखाने भी। गांव वालों, सुरेश सच कह रहा है। मैंने खुद देखा कि जमीन बेची जा चुकी है। इनके पास जो बड़ा थैला है उसमें सुरेश की जमीन के मुनाफे का पैसा है। गांव वालों, इन्हें खूब मारो और इनके पास जो पैसे हैं वो सुरेश के हैं।
उन्हें तुरंत सुरेश को दे दो। रमेश के आदेश पर गांव वाले टूट पड़े। ये गुस्सा एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सालों से चली आ रही गरीबी और शोषण का आक्रोश था। मेरा जीवन आज तुम्हारा कर्जदार है रमेश। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज गांव वालों के सामने सच्चाई आई और तुमने मुझे बचा लिया। तुमने न केवल मुझे न्याय दिलाया बल्कि मेरे घर को टूटने से पहले ही परिवार को सुरक्षित कर लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि तुम कब मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठा रहे थे। लेकिन अब मेरे घर का क्या होगा? मेरे पास घर तो नहीं है और मैं पक्के मकान का खर्च कैसे उठाऊंगा? हाँ, वो सब भी मैंने सोच रखा है। तुम चिंता मत करो, खुश हो जाओ। सबसे पहले मैं इन पैसों से तुम्हारी जमीन के खरीदार को पैसे वापस कर देता हूँ और जमीन वापस ले लेता हूँ। तुम्हारी जमीन सुरक्षित है और घर की चिंता मत करो। रमेश अंकल, आप सच में बहुत अच्छे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भैया, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए। तुमने सिर्फ हमारा खेत नहीं बचाया, तुमने हमारी इज्जत और हमारे जीवन की आशा बचाई है। अब इस गांव में सच्चाई और ईमानदारी की नींव पड़ेगी। और जमींदार गिरधारी को गांव से बाहर निकाल देने के बाद नेतृत्व का प्रश्न सामने आया। रमेश की ईमानदारी, साहस और निस्वार्थ सेवा को देखते हुए गांव वाले जानते थे कि उनका नया मुखिया कौन होगा। सर्वसम्मति से रमेश को गांव का नया सरपंच बना दिया गया और सुरेश को उप सरपंच बना दिया गया। अब सुरेश का विचित्र भाग्य पूरी तरह से पलटा। उसकी सबसे बड़ी विपत्ति ही उसके सबसे बड़े सौभाग्य का कारण बनी, क्योंकि इस विपत्ति ने गांव को एकजुट कर दिया था। इस तरह सरपंच और जमींदार को मिला अपने बुरे कर्मों का फल, अपमान, गरीबी और निर्वासन, और रमेश को मिला अपने अच्छे कर्मों का फल, इज्जत, सम्मान और गांव का नेतृत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो सच्चाई, दोस्ती और जनता की एकता के सामने नहीं टिक सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें और ज्यादा मेहनत करने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।